द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम स्टीफन आर कवी की बहुत मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पर आधारित एक सारांश पर बात कर रही हैं। इस सारांश का दावा बड़ा सीधा है। 7 आदतें अपनाइए और आपकी जिंदगी तनाव मुक्त, फोकस्ड और सफल हो जाएगी। तो आज हमारी चर्चा का सवाल यही है, क्या ये 7 आदतें वाकई कामयाबी का एक पक्का और भरोसेमंद रास्ता है जिसे कोई भी अपना सकता है, या फिर ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है जो असल दुनिया की मुश्किलों और रुकावटों को नजरअंदाज कर देता है। मैं ये मानती हूँ कि ये आदतें सफलता के लिए एक मजबूत नींव तैयार करती हैं, क्योंकि ये इंसान के किरदार को अंदर से बदलने पर जोर देती हैं। और मेरा मानना है कि ये आदतें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन ये कामयाबी का एक अधूरा नक्शा है। ये उन बाहरी ताकतों और सामाजिक हालातों को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता जो हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालते हैं। मैं अपनी बात इन आदतों की बुनियाद से शुरू करती हूँ। व्यक्तिगत जिम्मेदारी यानी पहली आदत, बी प्रोएक्टिव। सारांश में एक बहुत सीधी बात कही गई है। सफल लोग कहते हैं कि उनकी जिंदगी उनकी अपनी जिम्मेदारी है, जबकि बाकी लोग वो अपनी नाकामी के लिए किस्मत को कोसते हैं। ये सोच हमें सिखाती है कि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते। मौसम कैसा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन हम अपने रिएक्शन को, अपनी प्रतिक्रिया को हमेशा कंट्रोल कर सकते हैं। सफलता की असली शुरुआत यहीं से होती है, बहाने बनाने के बजाय अपनी जिंदगी का चार्ज लेने से। और ये आदतें सिर्फ बाहर की कामयाबी जैसे पैसा या शोहरत की बात नहीं करती, ये अंदर की मजबूती पर जोर देती हैं। जैसे 7वीं आदत है शार्पन द सॉ, यानी खुद को लगातार बेहतर बनाना। दिमाग, शरीर, दिल और रूह, हर पहलू पर काम करना। इन सब का निचोड़ एक ही है, असली बदलाव और सफलता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। ये सोच आपको हालात का शिकार बनने से रोकती है और अपनी कहानी खुद लिखने की ताकत देती है। देखिए, ये अंदर से बदलाव आई बात सुनने में बहुत प्रेरणा देती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखता हूं। यह पूरा मॉडल एक बहुत बड़ी और मेरे हिसाब से एक खतरनाक धारणा पर खड़ा है। यह मानकर चलता है कि हर इंसान के पास अपनी जिंदगी को कंट्रोल करने के लिए एक जैसे मौके और साधन हैं। लेकिन क्या यह सच है? यह मॉडल वो सामाजिक, आर्थिक और व्यवस्था से जुड़ी रुकावटों को पूरी तरह से अनदेखा कर देता है जिनसे लाखों लोग रोज जूझते हैं। सारांश में जो कहा गया है, ब्लेम छोड़ दो, एक्शन लो, ये उन लोगों के लिए एक तरह से अन्याय है जो सच में ऐसी मुश्किलों में फंसे हैं जो उनके बस में ही नहीं है। जब ऐसे में उन्हें कामयाबी नहीं मिलती तो ये फलसफा उनमें खुद को दोषी मानने की भावना पैदा कर सकता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। और सबसे बड़ी दिक्कत है सारांश का वो वादा, लाइफ गारंटीड चेंज होगी। ये बहुत ज्यादा सरलीकरण है। जिंदगी में किस्मत, सही वक्त पर सही जगह होना और बाहरी हालात का बहुत बड़ा हाथ होता है, जिन्हें ये मॉडल सिरे से खारिज कर देता है। ये एक वन साइज फिट्स ऑल कमीज की तरह है जो हर किसी पर फिट नहीं हो सकती। आपने एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाया है, व्यक्तिगत कंट्रोल की सीमा क्या है। लेकिन पहली आदत का मतलब ये नहीं है कि बाहरी दुनिया की मुश्किलें हैं ही नहीं। इसका असली मतलब ये है कि आप अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगाएं जिन्हें आप बदल सकते हैं, यानी आपके अपने काम और आपकी अपनी सोच। ये मानसिकता आपको लाचार महसूस करने से बचाती है। सोचिए, जब आप उन चीजों पर ध्यान लगाती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर हैं, सरकार की नीतियां, अर्थव्यवस्था, दूसरों का व्यवहार, तो आप कैसा महसूस करती हैं? बेबस और निराश। लेकिन जब आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस यानी अपने प्रभाव के दायरे में काम करती हैं, अपनी आदतें सुधारना, कोई नई चीज सीखना, अपने रिश्ते बेहतर करना, तो आपको तरक्की महसूस होती है। ये आपको शिकायत करने के बजाय काम करने के लिए उकसाता है। तो आपके हिसाब से अगर कोई छोटे शहर का नौजवान है जिसके पास अच्छी शिक्षा या मौके नहीं है और वो एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने की कोशिश कर रहा है जहां सिर्फ बड़े कॉलेजों के लोगों को लिया जाता है, उसे क्या करना चाहिए? क्या सिर्फ अपनी प्रतिक्रिया पर काम करना और प्रोएक्टिव होना उस व्यवस्था को बदल देगा जो उसके खिलाफ है? ये तो ऐसा हुआ जैसे आप किसी से तूफान में नाव खेने के लिए कह रहे हैं, ये जाने बिना कि उसकी नाव में पहले से ही छेद है। अपनी किस्मत खुद बनाओ का नारा उन लोगों के लिए खोखला लगता है जिनकी किस्मत के पन्ने किसी और ने पहले ही लिख दिए हों। मैं आपकी बात की गंभीरता को समझती हूँ और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि व्यवस्था में खामियां नहीं हैं। लेकिन उस नौजवान के पास 2 रास्ते हैं। एक, वो व्यवस्था को कोसता रहे और हार मान ले। दूसरा, वो अपने प्रभाव के दायरे में काम करे। शायद वो ऑनलाइन कोई कोर्स करके अपनी स्किल बढ़ा सकता है, छोटे प्रोजेक्ट्स पर काम करके अपना पोर्टफोलियो बना सकता है, या नेटवर्किंग करके दरवाजे खटखटा सकता है। ये आदतें उसे मुश्किल हालात में भी आगे बढ़ने का एक रास्ता देती हैं, एक शुरुआती बिंदु देती हैं। बदलाव हमेशा बड़े और बाहरी नहीं होते। कई बार सबसे बड़ा बदलाव सोच में आता है, शिकार बनने की सोच से निकलकर एक योद्धा बनने की सोच तक। चलिए, मान लिया कि वो अपनी सोच बदल लेता है, लेकिन आखिरकार उसे दूसरे लोगों से ही डील करना है।
जो शायद इतनी आदर्शवादी सोच नहीं रखते। और यहीं पर आपकी चौथी आदत थिंक विन विन यानी सबकी जीत की सोचों की बात आती है, जो मुझे सच कहूं तो और भी ज्यादा अव्यावहारिक लगती है। मुझे तो ये सबसे क्रांतिकारी विचारों में से एक लगता है। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी कोई मुकाबला नहीं है जहां एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। ये सहयोग का मैदान है। सारांश भी यही कहता है कि विन लूज यानी मैं जीतूं तुम हारो की सोच से रिश्ते टूटते हैं, और लूज विन यानी मैं हारूं तुम जीतो की सोच से आत्मसम्मान खत्म होता है। चाहे बिजनेस हो या परिवार, विन विन की सोच ही लंबे समय तक चलने वाले भरोसेमंद रिश्ते बनाती है। ये एक मानसिकता है कि हमेशा एक तीसरा बेहतर रास्ता मौजूद होता है। ये सब कागज पर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असल दुनिया में क्या होता है? कई बार हालात ऐसे होते हैं जहां संसाधन सीमित होते हैं। मान लीजिए ऑफिस में एक ही प्रमोशन की पोस्ट खाली है और 2 बराबर के काबिल उम्मीदवार हैं। वहां विन विन कैसे होगा? एक को प्रमोशन मिलेगा और दूसरे को नहीं। सीधी सी बात है। यह सोचना कि हर स्थिति को विन विन में बदला जा सकता है, यह भोलापन नहीं तो और क्या है। इस मानसिकता के साथ आप उन लोगों का आसान शिकार बन सकते हैं जो सिर्फ अपनी जीत की सोचते हैं। वे आपकी सहयोग की भावना का फायदा उठाएंगे और आप खाली हाथ रह जाएंगे। आपने जो उदाहरण दिया वो बहुत आम है, लेकिन शायद आप विन विन के मकसद को थोड़ा अलग समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर लेन देन में दोनों को बराबर का फायदा होगा। इसका मतलब है कि आप किसी भी बातचीत या सौदे की शुरुआत इस नियत से करें कि क्या कोई ऐसा हल निकल सकता है जिससे दोनों को कुछ फायदा हो। यह आपको या तो ये या वो वाली संकीर्ण सोच से बाहर निकालकर रचनात्मक समाधान खोजने के लिए मजबूर करता है। उस प्रमोशन वाले उदाहरण में भी विन विन सोच वाला मैनेजर शायद दूसरे उम्मीदवार के लिए एक नया रोल बनाने, उसे किसी दूसरे प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देने या उसकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में सोचेगा। ये सिर्फ उस एक प्रमोशन से आगे जाकर एक ऐसा माहौल बनाता है जहां हर किसी को लगता है कि उसकी कद्र की जाती है। ये शॉर्ट टर्म की जीत से ज्यादा लॉन्ग टर्म के रिश्तों पर निवेश है। ठीक है, मैं मानता हूं कि नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन इस तरह के रचनात्मक समाधान सोचने के लिए वक्त, ऊर्जा और दिमागी सुकून चाहिए। और यहीं पर मैं तीसरी आदत पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट यानी जरूरी कामों को पहले करो पर आता हूं। यह इस मॉडल की एक और बड़ी सीमा को दिखाता है। यह सिद्धांत कहता है कि हमें जरूरी कामों जैसे सेहत, रिश्ते, सीखना को उन कामों से ऊपर रखना चाहिए जो सिर्फ अत्यावश्यक लगते हैं, जैसे फोन कॉल्स, ज्यादातर ईमेल्स। सुनने में तो यह बहुत सही लगता है, व्यस्त मत रहो, उत्पादक बनो। बिल्कुल। और आज के समय में जहां हमारा ध्यान खींचने वाली 1000 चीजें हैं, ये आदत पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। ये हमें उन चीजों पर फोकस करने में मदद करती है जो हमारी जिंदगी को असल में मायने देती हैं, न कि सिर्फ दिन भर छोटी मोटी आग बुझाने में। ये प्रभावी जीवन जीने की कला का सार है। पर क्या ये कला सबके लिए है? सोचिए उस माँ के बारे में जो घर का काम भी करती है और अपने परिवार का पेट पालने के लिए 2-2 शिफ्ट में काम भी करती है। उसके लिए क्या जरूरी है और क्या अत्यावश्यक? बच्चे का बीमार पड़ना, घर का किराया देना, खाने का इंतजाम करना, ये सब उसके लिए अत्यावश्यक भी है और जरूरी भी। क्या आप उससे कहेंगे कि वो इन सब को छोड़कर अपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग या स्किल डेवलपमेंट के बारे में सोचे? ये सिद्धांत उन लोगों के लिए बना है जिनके पास विकल्प चुनने की सहूलियत है, एक तरह का विशेषाधिकार है। ये उन लोगों की सच्चाई को सिरे से खारिज कर देता है जिनकी जिंदगी में हर दिन एक जंग की तरह है, जहां सिर्फ अगला दिन देख पाना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये एक बहुत ही संवेदनशील और वाजिब बात है, और मैं ये मानती हूँ कि बहुत मुश्किल हालात में इंसान को पहले अपनी बुनियादी जरूरतें ही पूरी करनी पड़ती हैं। लेकिन इन आदतों का मकसद कोई सख्त नियम बनाना नहीं है, बल्कि एक दिशा देना है। वो माँ भी अपनी बेहद व्यस्त जिंदगी में इस सिद्धांत को छोटे स्तर पर अपना सकती है। शायद काम पर जाते हुए बस में 15 मिनट कोई ऑडियो बुक सुनकर कुछ नया सीखना, या रात को सोने से पहले सिर्फ 10 मिनट अपने बच्चों से गले मिलकर बात करना। ये बड़े बड़े लक्ष्यों के बारे में नहीं है, ये रोज के उन छोटे छोटे फैसलों के बारे में है जो धीरे धीरे एक बड़ा फर्क पैदा करते हैं। और इसी से हम अपने आखिरी मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि सारांश में कहा गया है, ये 7 आदतें कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक जीवन शैली है। ये रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है, बल्कि समय के साथ धीरे धीरे किरदार बनाने और असरदार बनने की एक प्रक्रिया है। और यही मुझे सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आता है। एक तरफ आप इसे जीवन शैली कहती हैं, जो कि इसे आलोचना से बचाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर ये किसी के लिए काम न करे तो आप कह सकती हैं कि उसने इसे ठीक से अपनाया नहीं या उसने काफी समय नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ सारांश खुद एक बहुत बड़ा वादा करता है, एक गारंटी देता है, लाइफ गारंटीड चेंज होगी। ये तो एक फॉर्मूला की तरह बेचा जा रहा है, एक ऐसी मशीन की तरह जिसमें आप 7 आदतें डालेंगे और दूसरी तरफ से सफलता निकलेगी। जब आप गारंटी का वादा करते हैं तो आप उसे एक प्रोडक्ट बना देते हैं, और जब वो प्रोडक्ट काम नहीं करता तो आप उसे जीवन शैली कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकती। सच तो यह है कि जिंदगी इन 7 आदतों से कहीं ज्यादा पेचीदा और अप्रत्याशित है। सफलता सिर्फ अच्छी आदतों से नहीं मिलती, इसमें संयोग,
सही मौके, आपके सोशल कनेक्शंस और किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, जिसकी ये किताब बात तक नहीं करती। बाहरी नतीजों की नहीं है, बल्कि अंदरूनी बदलाव की है। अगर आप इन सिद्धांतों पर लगातार काम करती हैं, जैसे जिम्मेदारी लेना, अपने उसूलों को समझना, दूसरों की बात सुनना, तो क्या आप एक इंसान के तौर पर नहीं बदलेंगी? आप यकीनन एक ज्यादा समझदार, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा असरदार इंसान बनेंगी। दुनिया में कोई भी आपको बाहरी सफलता की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन आपके अंदर जो विकास होगा उसकी गारंटी इन सिद्धांतों में छिपी है। और आखिरकार यही अंदर की ताकत आपको बाहर की दुनिया की चुनौतियों का सामना करने के काबिल बनाती है। लेकिन लोग इन किताबों की तरफ बाहरी सफलता के वादे की वजह से ही तो आते हैं। सारांश की शुरुआत ही तनाव मुक्त और सफल जीवन के वादे से होती है। आप इसे सिर्फ आंतरिक विकास तक सिमेटकर इसके मूल दावे को ही कमजोर कर रहे हैं। यह एक अधूरा ढांचा है जो लोगों को एक आसान और निश्चित समाधान का सपना बेचता है, जबकि असलियत कहीं ज्यादा जटिल है। आखिर में मैं ये भी कहूंगी कि ये 7 आदतें एक मजबूत कंपस की तरह हैं, जो आपको जिंदगी के समंदर में दिशा दिखाते हैं। ये इस बुनियादी सच पर आधारित है कि कोई भी स्थायी और मीनिंगफुल बदलाव हमेशा अंदर से शुरू होता है। बाहरी दुनिया कितनी भी अनिश्चित क्यों ना हो, जब आप अपने उसूलों और अपनी आदतों पर काम करती हैं, तो आप हर चुनौती के लिए खुद को बेहतर तरीके से तैयार करती हैं। ये आपको अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक बनाता है, सिर्फ एक किरदार नहीं। और मैं अपनी बात ये कहकर खत्म करूंगा कि मैं इन आदतों के महत्व को खासकर अंदरूनी विकास के लिए नकारता नहीं हूं, लेकिन हमें ये मानना ही होगा कि ये आदतें अकेले काफी नहीं हैं। सफलता व्यक्तिगत मेहनत और बाहरी हालात का एक मिलाजुला नतीजा है। इन आदतों को कामयाबी का एकमात्र या गारंटी वाला रास्ता मान लेना और समाज और अर्थव्यवस्था जैसे बड़े कारकों के असर को कम करके आंकना एक अधूरा और कभी-कभी गुमराह करने वाला नजरिया हो सकता है। हमें व्यक्तिगत जिम्मेदारी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझना होगा। ये साफ है कि ये सिद्धांत व्यक्तिगत विकास के लिए एक बहुत अहम नजरिया पेश करते हैं। हमारी आज की बातचीत ये दिखाती है कि इस पर अलग अलग राय हो सकती है कि सफलता को सिर्फ व्यक्तिगत आदतों के चश्मे से देखा जाए या उसमें बाहरी दुनिया की जटिल भूमिका को भी शामिल किया जाए। इस विषय पर और गहराई से सोचने के लिए इस सामग्री में बहुत कुछ